अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नजफ राजा। नाज़रीन, आज का जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं ये बहुत लाइट सा इसको लेकर चलेंगे, जनरल होगा। और आज शाहजी से हम जो सवालात पूछेंगे वो होंगे नजफ राजा के सवालात। मैंने शाहजी के साथ बहुत काम किया है, बहुत अच्छा टीम वर्क रहा है, हमेशा इनको माना है अपने टीचर की तरह, बड़े भाई की तरह, और बहुत कुछ सीखा है इनसे। आज अपनी ज़िंदगी के कुछ सवालात जो मेरे माइंड में आते हैं, अमूमन इनकी पर्सनालिटी के हवाले से, सक्सेस के हवाले से, विजडम के हवाले से, इस हवाले से आज हम बात करेंगे इनके साथ। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे कासिम अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज हमने आपके बारे में बात करनी है, आपको लेके चलना है, आपकी पर्सनैलिटी पे बात करनी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी इस सफ़र के आगाज़ के बारे में आप कुछ बताइए। अच्छा देखिए, मेरा ये जो प्रोफेशन और ये जो इमेज है ट्रेनर होने का, इससे बहुत पहले मैंने टीचिंग से अपने ज़िंदगी का आगाज़ किया, तदरीस से। और तदरीस में अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबियाँ दी। बड़ी छोटी उम्र में मैं एक बेस्ट टीचर के तौर पे मैंने सर्व किया। और आज भी देखता हूँ वो तमाम के तमाम मेरे स्टूडेंट्स जो उनसे हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, मैथ या फिज़िक्स पढ़ी हुई है, वो याद करते हैं कि हमें एक अच्छा टीचर मिला। अच्छा, मेरे पढ़ाने की ख़ास बात उसमें ये थी कि मैं पढ़ाने के साथ साथ गाइड भी किया करता था। गाइड भी, यानी सब्जेक्ट तक नहीं रहता था। ठीक है। मैं लाइफ की गाइडेंस ऐड कर दिया करता था, और कहीं कहीं जहाँ मुमकिन होता था उन्हें वैल्यूज़, एथिक्स और साथ उनकी थोड़ी ब्रेन वॉशिंग कर देता था, उनको कोई अच्छाई भी सिखा देता था। तो ये ड्यूरिंग लेक्चर आप करते थे या अलग से उनको टाइम देते थे? मेरे लेक्चर के इख्तिताम पे वक्त बच जाता था। एक तो मेरी तब भी टाइम मैनेजमेंट, मेरी टॉपिक पे कमांड, मेरी ये स्ट्रेटजी, मैंने कितनी देर में चीज़ों को ख़त्म करना, ये बहुत अच्छी थी। बल्कि मैं अगर सही कहूँ कि टीचिंग ने मुझे जितना सिखाया है, मुझे शायद ही किसी चीज़ ने इतना सिखाया हो। अच्छा। टीचिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। टीचिंग से ही मैंने मैनेजमेंट सीखी है, टीचिंग से मैंने इंसानी नफ्सियात को पढ़ना सीखा है, टीचिंग से ही मैंने मसलों को हल करना सीखा है, टीचिंग से ही मुझे स्मार्ट सोल्यूशंस का पता लगा, टीचिंग से मुझे माइंड को रीड करना आया। क्या कभी सोचा कि इन चीज़ों ने आपको पे बैक किया, और किस तरह पे बैक किया? आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक? बेटा, मेरा मानना ये है कि आप कहीं तैयार होते हैं, कुदरत आपको तैयार कहीं करती है और इस्तेमाल कहीं करती है। सही। सो किसी वक्त में कुदरत आपको तैयार कर रही होती है और वो आपकी तैयारी किसी और वक्त में आपको पे बैक करती है। अच्छा। जब मैं इस प्रोफेशन में था तो मुझे कभी मुझे पता भी नहीं था, खबर भी नहीं थी टीचिंग से अल्लाह ताला कल कल को ये ट्रेनिंग की तरफ ले आएगा, कंसल्टेंसी की तरफ ले आएगा, या सोशल मीडिया पे एज हीरो में आ जाऊंगा और इतना ज़्यादा डिलीवर कर दूंगा, ये सोचा भी नहीं था। लेकिन ये मेरा मानना है कि आप अगर आज के काम को पूरी दिल से, जान मार के, कमिटमेंट से कर रहे हैं तो होप फॉर द बेस्ट। फिर आने वाले वक्त की अच्छी उम्मीद जरूर रखें। अल्लाह ताला आपकी मदद ये कुदरत का निज़ाम है। कुदरत आपको तैयार करके फिर किसी और वक्त में लॉन्च करती है, यानी आपकी प्रेपरेशन कहीं होती है और लॉन्चिंग किसी और वक्त में होती है। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? अच्छा देखें, खाने में खाना पसंद है। अच्छा, क्या खाना पसंद है? अच्छा, मैं पहला तो जो उनसा है जिस पे राय ये दूंगा कि मैं वो नहीं हूँ, बहुत ज्यादा चूजी नहीं हूँ। चूजी ने सब खा लेते, दाल, करेला, ये सारी सब्जियां जिनको देख के बच्चों के मुंह या बड़ों के भी बन जाते हैं। और दूसरा ये कह लीजिए कि मैं बहुत फूड भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं खाता। सही। और यही वजह है कि मेरा कमाल है कि पिछले अगर मैं 15 सालों की बात करूँ तो मेरा वेट मेंटेन है। अच्छा। मतलब मेरा वेट जो 15 साल पहले था वही आज है। मैं जरूरत के तहत खा मैं भूख के साथ खाता हूँ। ये मेरी आदत में शामिल है। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बड़ा कोई ये मेरी पक्की आदत है कि मैंने खाना तभी खाना जब मुझे ज़रूरत है, उसके बगैर मैं नहीं खा सकता। ठीक है। और अगर मैं शाम को मैं जल्दी खाने का आदी हूँ तो मैं खा लूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाता, फिर 2 खानों के बीच में कुछ नहीं खाता। ये मेरी आदत है। मतलब और फिर क्योंकि मैंने मैनर्स को, कल्चर्स को पढ़ा, सीखा। मेरी ग्रैंड माँ मुझे कहा करती थी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो कहा करती थी कि ये हमारी फैमिली में खुम्बी है। अच्छा। खुम्बी ना मशरूम को कहते हैं। मशरूम ऐसे होती है कि वो कहीं किसी और चीज़ की फसल होती है और उसमें एकदम खुम्बी निकल आती है। अच्छा। यानी फसल सारी कपास की होती है और खुम्बी भी निकली होती है, या फसल सारी गंदम की होती है और खुम्बी निकली होती है, या फसल चावल की होती है उसमें खुम्बी निकली होती है। तो वो क्या करती है, खुम्बी है। यानी ये हम में से नहीं है, हमें पैदा हो गया ये। अच्छा। तो यानी वो महज़ब, तहजीब, नफासत, शाइस्तगी, ये मेरी नेचर में शामिल थी। ये मेरी हैबिट नहीं है, ये मेरी नेचर है। ये मेरी नेचर है। मसलन मैं सब कुछ हो सकता है लेकिन मैं गंदा नहीं रह सकता, मैं साफ सुथरा रहता हूँ। सब कुछ हो सकता है, मैं अपने हाथ, अपने आप को साफ सुथरा रखता हूँ। सब कुछ हो सकता है, मौसम कोई भी हो। मैं दुनिया के सर्द ममालिक में भी रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी रहा हूँ, मैं सर्दियों में भी, मैं डेली नहाता हूँ। ये मेरी, कह लीजिए, मेरी नेचर है। मैं साफ सुथरा रहने का आदी हूँ। और फिर मुझे अपने लिबास का बड़ा ख्याल होता है। मतलब पाक साफ रहना मुझे बड़ा पसंद है हमेशा। किस तरह का ड्रेस, मतलब विजन क्या है इस हवाले से, किस तरह का ड्रेस पसंद करते हैं आप, मेल में और फीमेल? देखो मेरे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कैजुअल ड्रेसिंग नहीं कर सकता। ठीक है।
कैजुअल मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कर सकता हूँ, अपने घर में कर सकता हूँ, अपने सोने जागने के टाइम पे कर सकता हूँ, अपनी फैमिली में बैठ के कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे प्रेजेंट होना होता है, और ऑब्वियसली मैं हर जगह प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, टीवी पे, लेक्चर्स में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में, गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स में, गवर्नमेंट के इदारों में, तो मुझे ऑफिशियल ड्रेस पहनना पड़ता है और मुझे जिसे कहते हैं पावर लुक पे आना पड़ता है। पावर लुक इज़ कॉल्ड कि आपकी ड्रेसिंग से आपकी सक्सेस फील हो। तो मुझे इस पे हम ड्रेसिंग पे प्रोग्राम भी कर चुके हैं हामिद सईद साहब के साथ। तो मुझे पावर लुक मेंटेन रखनी होती है, मुझे एक डिसेंट लिबास पहनना पड़ता है। तो मुझे अच्छा लगता है डार्क नेवी जो ब्लू है वो कोट पैंट अच्छा लगता है मुझे लाइट कलर की शर्ट्स में वाइट शर्ट बहुत अच्छी लगती है। मुझे रेड टाई बड़ी अच्छी लगती है। कौन सा कलर आपको पसंद है? कलर्स फेवरेट कलर मेरा ब्लू है। ब्लू पसंद है, और उसमें भी डार्क नहीं, ब्लू में बहुत से शेड्स पसंद है, थोड़ा सा डार्क ब्लू से थोड़ा सा कम नीचे आ जाए, रॉयल ब्लू मुझे पसंद है। तो ये ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। किसी ज़माने में मेरी ज्यादातर शर्ट्स ब्लू होती थी, तो बड़े लोग कहते थे आप एक ही कपड़े रोज पहनते हैं, हालांकि वो ब्लू शर्ट्स इतनी ज्यादा थी। एक और सवाल, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत आपका करीबी कोई दोस्त होता है, वो आपको गिफ्ट कर देता है, अब वो कलर आपको पसंद भी नहीं है, अगले ने इतने प्यार से भी दे दिया है, आप ले भी रहे हैं और अच्छा भी आपको लग रहा है, लेकिन उसने कहा है कि ये पहन के दिखाना, लेकिन कलर आपको पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं उस सूरत हाल में आप? अच्छा, मेरे साथ ऐसा कम ही हुआ है। अच्छा। मेरे जानने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, मुझे कभी तोहफा अगर मिलता है तो वो तोहफा जो उनसा है वो मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक ही होता है। अच्छा, यानी आज तक किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि जनाब उसने मुझे एक बड़ी सी सरसों की बोतल गिफ्ट कर दिया कि सर तेल भी लगाया करे। उसे पता है कि सर ने जो पहनना है, जो रखना है, जो मेंटेन, वो सर की पर्सनैलिटी के मुताबिक क्या जचता है। तो ऐसा बड़ा कम हुआ। लेकिन ये बता दूं कि शर्ट्स में वाइट शर्ट जैसे मैंने बताया फेवरेट, तो मेरी अपनी वार्डरोब में मेरा ख्याल है कि 25-30 वाइट शर्ट्स होंगी। अच्छा। यानी मुझे वाइट शर्ट इतनी पसंद है, यानी अगर कुछ ना हो तो मैं ड्रेस पैंट के साथ वाइट शर्ट पहन लेता हूँ। अच्छा। यानी वाइट शर्ट कई दफा ऐसे होता है, कई दिन मैंने वाइट शर्ट पहनी है तो तब भी ऐसा लगता है शायद रोज एक ही शर्ट चल रही है, हालांकि मैं चेंज कर रहा होता हूँ उसको। तो ड्रेसिंग में मुझे ये पसंद है। फिर मुझे कह लीजिए कि परफ्यूम्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और बड़ी अच्छी कलेक्शन मेरे पास है। और कह लीजिए कि खुशबू वैसे भी एक सुन्नत है और खुशबू से आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा होता है। अगर आपका लिबास अच्छा है, आपने खुशबू लगाई है, आप साफ सुथरे हैं, आप महज़ब है, और सोने पे चांदी है और सोने पे सुहागा सॉरी है कि आपका इखलाक भी अच्छा है, तो फिर कमाल हो जाता है। तो मैंने ये ढूंढा कि बड़ी दुनिया ऐसी है जो लिबास अच्छा पहन लेती है लेकिन रवैया अच्छा नहीं होता, एरोगेंट होते हैं। मैं कई ऐसी महाफिल हैं, कई लोग गवाह हैं इस बात कि मुझे कई दफ़ा उठ के मिलना पड़ता है, तो मैं 100 बार उठता हूँ। मैंने उफ नहीं मैंने किया कि यार मुझे 100 बार उठना पड़ रहा है। या मेरे जब से वीडियोस वायरल हुई हैं मुझे जगह जगह सेल्फी खिंचवानी पड़ती है, तो बाजू का दिल नहीं कर रहा होता, मूड नहीं होता, मिजाज नहीं होता। मुझे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैं अपने कामों में लगा हूँ और मैं जल्दी में कहीं पहुंच रहा हूँ और कोई बंदा मिल गया, उसने कहा जी सेल्फी, तो मैं गुस्सा नहीं खाता। अच्छा, ये किस तरह डील करते हैं उस हैंडल को? मतलब अगर आपका मूड नहीं है, बहुत शदीद आप गुस्से में हो जाता है इंसान गुस्से में, तो उस सूरत हाल में किस तरह उस चीज को लेके चलते हैं कि किसी ने कहा सेल्फी लेनी है, कोई आपके साथ हंस के बात करे, मजाक कर दिया उसने आपके साथ, तो किस तरह? नहीं, मैं एक तो जल्दी कर देता हूँ ऐसी सिचुएशन में, मैं जल्दी से कर देता हूँ कुछ, इन जल्दी से मैं सेल्फी लेके उसे कहूँगा मैं मदद करता हूँ, लेकिन मैं हर्ट नहीं करूंगा उसको, ना नहीं करूंगा, रिजेक्ट नहीं करूंगा, सॉरी नहीं कहूंगा। एक्सेप्शन है कि अल्लाह माफी के सामने अर्जेंट ही है, तो फिर तो मजबूरी है कि मैं ना करनी पड़े, लेकिन नॉर्मली मैं ना नहीं करता, मैं कहता हूँ ठीक है ओके। अच्छा, कोई बताए कोई ऐसा क्रेजी फैन आपको मिला हो जो कि बाज़ औक़ात क्रेजी फैन बहुत अजीब से सवालात भी पूछना शुरू कर देते हैं, तो उस सिचुएशन को किस तरह डील करते हैं? और अगर कोई ऐसा सवाल जो अभी तक आपके मन में है, किसी ने आपसे पूछा हो, किसी फैन ने आपसे, तो क्या वो सवाल है? जो लोग मिलते हैं उस पे वैरायटी होती है, मतलब मैं कोई क्रेजी फैन, किसी सवाल, कोई सवाल आपके माइंड में अटक जाता है, आपको आज भी याद? नहीं, वो नहीं मुझे याद ऐसा, लेकिन ये कुछ मिजाज याद आते हैं। अच्छा। मसलन एक मिजाज ये मैंने देखा है कि बाज लोग जो उनसे हैं वो जो कह रहे होते हैं ना वैसा होता नहीं है। मसलन एक बंदा आ गया, उसने कहा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कहा जी आप कैसे मेरे फैन हो? उसने कहा जी मैंने आपकी राइटिंग्स पढ़ी हैं। मैंने कहा जी आपने क्या पढ़ा? कहते किताब आपकी पढ़ी। मैं कहा कौन सी किताब पढ़ी? तो उसने कहा जी कामयाबी का सफर। मैंने कहा वो तो मेरी किताब ही नहीं है। अच्छा। अब वो कह ही रहा था मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उसे किताब का नाम भी गलत याद था। तो मैंने कहा उसमें आपने पढ़ा क्या? कहता वो मुझे याद नहीं है। तो अच्छा। मतलब मैंने अगर थोड़ा सा खंगाला और टटोला तो पता लगा। एक और आ गया, उसने कहा जी मैं रोज आपका टीवी प्रोग्राम देखता हूँ। तो मैंने कहा जी आप रोज टीवी देखते हैं, किस चैनल पे देखते हैं? तो उसने कहा कि जी मैं पीटीवी पे देखता हूँ। मैं कहा मैं वहाँ आते ही नहीं, वहाँ पे आते हैं तो मैं कभी गेस्ट के तौर पे आ जाता हूँ। उसने अप्रोच कैसे कर दिया? वो यानी कि लोग असल में लोग जो उनसे हैं वो जो बाजू का प्रिटेंड कर रहे होते हैं वो होता नहीं है। अच्छा, जो एक सच्चा मोहब्बत करने वाला फैन है, याद रखना मोहब्बत आसानी पैदा करती है, मोहब्बत मुश्किल में नहीं डालती। ठीक है, यानी मैंने सबसे ज्यादा मुश्किल लोग जो देखे हैं ना मोहब्बत में, गुजरांवाला के लोग देखे। अच्छा, वो कैसे मोहब्बत करते हुए मुश्किल में डाल देते हैं।
कैसे, कोई एक एग्जांपल देते, कोई बता दें कोई। मसलन एक मेरा सेशन था, मैं गुजरांवाला में था, तो एक वहाँ पर एक बंदे ने मुझे कहा उसके क्लोजिंग के बाद कि सर हमारा ना एक तकरीब है वार्डन्स की, तो उसमें आपने ज़रूर आना है। तो मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ। तो उसने कहा कि नहीं ये क्या बात हुई, आप तो जो सा वो इतने अच्छे इंसान है, तो आपसे ना की तो उम्मीद ही नहीं थी। मैंने दोबारा कहा, मैं कहा मेरी बड़ी मसरूफियत जा रही है, तो आप मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं आ पाऊँगा। उसने मुझे बाकायदा यानी शदीद महसूस करवाया कि शायद मतलब ज्यादती कर रहा हूँ जैसे कुछ। तो मैंने कहा ओके मैं का नंबर भाई एक्सचेंज करें, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। तो अब मैं आपने इस तरह उसे राजी किया? मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। उसके टाइम पे मैंने कह दिया ठीक है मैं उस दिन आने को तैयार हूँ, मैं अपने कुछ काम छोड़ के आ जाऊँगा। बाज़ औक़ात मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि जज्बात में आके बंदा। तो मैं गुजरांवाला पहुँच गया जी। तो जब मैं गुजरांवाला पहुँचा तो उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ मैं आ गया हूँ। कहता सर वो तो कैंसिल हो चुका है, सेशन तो आज नहीं था। तो मैं कहा आपको चाहिए था मुझे बता देते। हाँ। सर बस मैं बताने ही वाला था आपको। तो मुझे मतलब इससे कई मिलते जुलते वाक़यात मिले कि दे लव मी, बट लोगों के यहाँ वक्त की कदर नहीं है। वक्त की कदर नहीं। एक बड़ा कॉमन जो मैंने देखा, बड़े लोग कहते हैं सर मिलना है, तो मैं कहता हूँ एजेंडा क्या है, तो माइंड करते हैं एजेंडा क्या मतलब मिलना है, वैसे ही मिलना है। मैं कहता नहीं यार कोई बातचीत बताओ। अगर किसी के पास कोई एजेंडा या बातचीत का मुद्दा या मकसद ना हो और बिलखसूस वो अपना तारुफ भी प्रॉपर ना करवा रहा हो, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अच्छा। मैं नहीं मिलता। रीजन ये है कि उसको तो अपना आप बताना नहीं आ रहा। मसलन एक साहब हैं जी बस मैं मिलना। सर ये भी तो कहा जाता है ना, चाहतों में मोहब्बत में ये गोल या एजेंडा या पॉलिसी नहीं देखी जाती। आपका मन कर रहा है किसी को मिलने को, ठीक है आप मिल लो, वो ठीक है, लेकिन देखो वक्त बड़ी कीमती चीज है। सही। अगर मिलना बराए मिलना हो जाए और उसमें कोई वो बड़ा अच्छा जुमला वासिफ साहब का कि यहाँ बंदा सीखता है या बंदा सिखाता है, ना सीखना हो ना सिखाना हो तो फिर वक्त का ज़या हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ, कलेक्टिव अगर एक राय दूँ, तो बड़ी दुनिया लव करती है, सच्ची बात है। मैं कभी कभी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मेरी आंखों में नमी आ जाती है कि मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि जितनी मुझे मोहब्बत मिली है, जितनी ऑनर मिली है, जितनी लोग मुझे लव करते हैं, सेल्फलेस लव कहीं करते हैं, और जितने अल्लाह ने अच्छे मेरे सर्कल में दोस्त ऐड किए हैं शायद ही किसी के पास होंगे। और मैं फिर ये सुनने वालों को कहूँगा कि हम लोग ना सिर्फ शुक्रिया अदा गाड़ी का, पैसे का, चीज़ों का करते हैं, इंसानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये भी अल्लाह का इनाम होते हैं। अल्लाह नाराज हो तो आपके गिर्द अच्छे लोग नहीं रहते, तो क्या अल्लाह राजी हो तो आपके गिर्द फिर अच्छे लोग रहते हैं। तो क्या दूसरों की मोहब्बत, बाहर वालों की मोहब्बत कभी हर्डल बनी अपनी फैमिली की मोहब्बत में, कि आपको इन दोनों में से बाज़ औक़ात होता है कि आपको वक्त ज़्यादा देना पड़ जाता है? अच्छा देखो नजफ, ऐसा कभी हो जाता है या कभी हुआ होगा, लेकिन मैं जैसे आपकी ट्रैक से गाड़ी नीचे आने लगती है तो फौरन आप ठीक करते हैं, आपकी पोजीशन गलत होती है तो आप ठीक करते हैं। सही। इसी तरह मैं कायल हूं कि ये ऐसा नहीं है, लाइफ ऑटो पे नहीं चलती कि आपने एक बार ऑटो पायलट सेट कर दिया तो जहाज उड़ता हुआ पहुंच जाएगा। नहीं, लाइफ में बार बार आपको हैंडल पड़ना पड़ता है। अच्छा। लाइफ में बार बार स्पीड मैनेज करनी पड़ती है, लाइफ में बार बार आपको गियर देखना पड़ता है, लाइफ में बार बार आपको ज़्यादा राह देखना पड़ता है, लाइफ में बार बार आपको अपने हमजोलियों को देखना पड़ता है कि जो साथ चल रहे हैं वो कंफर्टेबल भी हैं कि नहीं है। तो आप इन तमाम चीज़ों के ज़रिए आप अपनी लाइफ को दोबारा रिन्यू करते हैं, नथी करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं कि वो गलती तो नहीं है। तो ऐसा कभी हो जाता है और कभी हुआ भी होगा, तो मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। अगर हो जाता है तो ठीक किस तरह करते हैं? मैं फौरी तौर पे अपनी काम कम करता हूँ, मैं फौरी चीज़ माइनस करता हूँ, टाइम देने की कोशिश करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट मेरी बहुत अच्छी है, मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है। मेरे मुताबिक जिंदगी अल्लाह का इनाम है। सही। आप पैसे को लापरवाही से इस्तेमाल करें, लेकिन कभी जिंदगी को लापरवाही से इस्तेमाल ना करें। पैसा तो फिर आ सकता है, वक्त दोबारा नहीं आ सकता। अच्छा, मेरे ना मन में हमेशा शाजी इस चीज़ को लेकर सवाल उठता है कि जब आप टीम में काम करते हो ना तो बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी हर्डल्स आती हैं। आप इतने माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो अपनी टीम को किस तरह लेके चलते हैं? अगर कोई खफा हो जाता है, किसी का अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, किस तरह लेके चलते हैं पूरी टीम को इकट्ठे? अच्छा देखो, टीम को एक बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहले उनको समझा जाए, उनको जाना जाए, उनके पर्सनल गोल्स देखे जाए, उनके ऑब्जेक्टिव देखे जाए। फिर ये रख के अगर मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैंने 5 सालों में यहाँ पहुँचना है, और ये मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ, विजन क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, तो मैं अपनी टीम के बारे में भी तो सोचूं। सही। ये क्या बात हुई कि मैं अकेला आगे निकल जाऊँ वो पीछे रह जाए? तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ, उनको टाइम देता हूँ, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि आप लोगों के टारगेट्स क्या हैं, आप लोगों के अज़ाइम क्या हैं, आप क्या करना चाहिए, मैं आपको कहाँ सपोर्ट कर सकूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा। बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ गुरु, बीइंग अ टीम लीडर। अगर आप अपनी टीम को ये कहें यार मैं आपको कहाँ सपोर्ट कर सकता हूँ, या बताएं मैं आपके लिए क्या करूँ ऐसा कि आपकी जिंदगी में कोई आसानी आ जाए, तो ये अमल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी टीम आपके काम को और आपके प्रोजेक्ट्स को ऑन करने लग पड़ती है, उनकी बिलोंगिंग बन जाती है, वो जुड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये सर का काम नहीं हमारा काम है। अच्छा, कारोबार के बारे में बताइए, क्या विजन है आपका कि कारोबार किस तरह का होना चाहिए अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो, और किस कारोबार को आप ज़्यादा समझते हैं कि ये ठीक है? तो जब देखिए कारोबार जो भी हो, पहली बात रिस्क हलाल होना चाहिए।
ज़िंदगी में रिस्क हलाल एक अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। सही। और रिस्क हलाल का शऊर भी होना चाहिए, आपको ये पहचान होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि रिस्क हलाल होता क्या है और ये कमाना कितना ज़रूरी है और इसको कमा के अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। मेरा ईमान है इस बात पे कि जब भी आपका रिस्क हलाल नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप या आपकी नस्ल भुगतती ज़रूर है। सही। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किसी एक वक्त में पैसा बना लिया और उनकी आने वाली नस्लें कहीं ना कहीं उस पैसे को भुगत रही हैं। अच्छा। हाँ, वो हजम नहीं हो रहा उनसे, इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनके गले पड़ गया या उनको कहीं ना कहीं ख़राब करने लग पड़ा। सो आपको कहीं ये मानना चाहिए कि वो पैसा जो आपने अर्न किया, वो पैसा जो आपने कमाया, वो पैसा कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव वे में रिस्क हलाल की शक्ल में हो। अगर ऐसा हो जाता है कि मतलब वो पैसा आपके लिए हर्डल बन रहा है या आपकी आने वाली नस्ल उस चीज़ पे आ रही है, तो अगर उसको ठीक करना हो तो क्या करना चाहिए? देखें, कम खा लें लेकिन हलाल खाएं, क्योंकि इफेक्ट्स तो आ रहे हैं ना। 100%। तौबा करें, तौबा करें। अल्लाह तौबा को माफ़ी देता है। जो गलती हुई उसकी कुताई को पूरा कंपलसेट करें, जिसके पैसे खाएं वापस करें, हराम खाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। मेरा नजफ ये मानना है कि बंदा जब भी रिस्क हलाल कमाता है ना, उसको अल्लाह की रज़ाकियत पे यकीन और हो जाता है। सही। उसके राज़िक होने पे ज़्यादा यकीन होता है। जब भी रिस्क हराम कमाता है ना, तो उसका रब की रज़ाकियत पे यकीन कम हो जाता है, अपने दा पे, चलाकी पे, दिमाग पे यकीन ज़्यादा होता है और ये हमेशा धोखा दे जाती चीज़। बिल्कुल ठीक जी नाज़रीन, इस पर मज़ीद हम बात करेंगे, शाह जी के हवाले से मज़ीद सवालात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक व्यूवर्स। हम बात कर रहे थे शाह जी के हवाले से, उनसे चंद सवालात कर रहे थे। शाह जी, मुझे बताइए कि आपका पहला क्रश क्या था और कब हुआ? आपको एज भी बतानी है आपने। क्रश मतलब थोड़ा सा बताओ। मतलब पहली मोहब्बत, वो जो बचगानी मोहब्बत नहीं होती जो स्कूल में हो जाती है, कॉलेज में हो जाती है, पता नहीं होता। बहुत छोटे से थे तो पहली मोहब्बत तो अम्मा से हो गई यार। कितनी मेरी ग्रेट माँ है। नहीं, उसके बाद अब्बू से हो गई। अब्बू से हो गई, उसके बाद बहन भाइयों से भी हो गई। एक होता है टीचर से भी हो जाती है। टीचर मैं हमेशा आइडलाइज करता हूँ। आज मैं अपने तमाम टीचर्स का लवर हूँ। वो कहते हैं जी हमारा ये सबसे ज़्यादा बालका है, ये नहीं, ये सबसे ज़्यादा लाडला शागिर्द है। मैं अपने किसी भी टीचर का, जो मेरा फेवरेट टीचर था, मैं उसका कह लें कि हमेशा लाडला, चहीता, और वो आज भी कहते हैं कि यार ऐसा शागिर्द हमें नहीं मिला। ऐसा नहीं मिला टीचर्स के बाद। हाँ, यानी टीचर्स के अलावा भी। कब हुई थी? मेरा सवाल अभी भी वही है। आप घुमा ले मुझे। मतलब मेरा ख्याल है कि मोहब्बत को जो मैं समझ पाया हूँ ना, वो ये है कि मोहब्बत किसी की कंपनी में रहने का नाम है या किसी के बारे में एहसास का नाम है जो खुद ब खुद पैदा हो जाता है। चलें, आपसे मैं इस तरह ये सवाल पूछ रही थी, आपके नज़दीक मोहब्बत की डेफिनेशन क्या? हर किसी के नज़दीक डिफरेंट है ना डेफिनेशन। आपके नज़दीक मोहब्बत की डेफिनेशन मेरे मुताबिक ये है कि जिसको सोचना ना पड़े और ख्याल आए ना, वो मोहब्बत होती है। कोई जोर लगा के ना सोचें या आपको याद ना कराना पड़े। अगर वो खुद ब खुद आपको याद रहता है ना, तो इसका मतलब आपको उससे मोहब्बत है। आपको उससे मोहब्बत है। और फिर मोहब्बत के लिए क्या करना चाहिए काम इंसान को, या उस चीज को किस तरह मतलब लेके चला जा सकता है? टीन एज, उसमें मोहब्बत के साथ मशरूत होता है जी शादी करनी है, शादी करनी है। मेरा मुताबिक एक मैच्योर इंसान को ये समझ आ जाती है कि सारी मोहब्बतों के अंजाम शादी नहीं होती। ठीक, यानी सारी मोहब्बतें शादी नहीं हो सकती। पहली बात, क्योंकि साल बाद फिर हो सकती है, तो कोई पता नहीं होता कि आपको अच्छा लगने लग पड़ा। मोहब्बत वैसे भी होती रहती है ना। और दूसरी बात है कि मोहब्बत में मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद है जी, वो है मुझे एहसास मोहब्बत बड़ा मज़ेदार लगता है। मुझे कभी भी मोहब्बत नहीं अच्छी लगी या मोहब्बत का अंजाम नहीं मुझे अच्छा लगा। ये क्या है? एहसास मोहब्बत में रहना, ये एहसास रहना, ये तड़प रहना कि मैं किसी को चाहता हूँ, या ये एहसास कायम रखना कि कोई मुझे चाहता है, ये बहुत बड़ा एहसास है। अगर ये आप मुमताज़ मुफ्ती साहब से किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि मोहब्बत आपको हुई है कभी, आपने कहा होती तो है, लेकिन मुझे मोहब्बत होने के अमल से बड़ी मोहब्बत है। अच्छा। ये जो मोहब्बत होने का अमल होता है ना, ये बड़ा कमाल अमल होता है, जिसमें कहीं आंखों ही आंखों में हो जाती है, कहीं एहसास में होती है, कहीं चाहते ना चाहते आप उसके लिए जगह बना रहे होते हैं, कहीं चाहते ना चाहते आप केयर एलिमेंट होता है, कहीं ना कहीं आप पॉजेसिव हुए होते हैं, कहीं ना कहीं आप को फील हो रहा होता है कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा होगा। तो ये एहसास बजाते खुद आपको जो हाई फ्लाई करवाता है। मेरा मानना ये है कि हर क्रिएटिव इंसान, हर बड़ा इंसान, हर ज़बरदस्त इंसान रोमांटिक होता है। ठीक। और पॉजिटिव रोमांटिक होता है। हमने रोमांटिक को ना इंडियन मूवीज बड़ी क्योंकि देखी हुई है, तो हमारे ज़हनों में रोमांटिक का मतलब बड़ा गंदा सा आ जाता है, और उसको हम शायद फिजिकल टच का नाम मोहब्बत दे देते हैं। रोमांटिक होने का मतलब है एहसास उसका एक्टिव होता है, वो नेचर लवर होता है, वो नज़ारों को देख के खुश होता है, वो फिजाओं को देख के खुश होता है, वो गलियों चौबारों को देख के खुश होता है, वो एक चटकती कली को देख के खुश होता है, वो किसी कोयल की जो आवाज़ है उससे खुश होता है, वो
एक बहते पानी और झरने से खुश हो जाता है। अच्छा। जो रोमांटिक नहीं है ना वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रोमांटिक होने का मतलब भी आप इमेजिनेटिव है। अच्छा। आपके अंदर की दुनिया बड़ी खूबसूरत है। सही। दुनिया की बाहर की सारी खूबसूरती किसी काम की नहीं है। अच्छा। देखो ना, एक फूल अगर उगा होता है, गुलाब का फूल है, और एक बंदा उसको देखता है, वो अश अश कर उठता है, एक देखता है उसको तोड़ता है और महबूब के जाके बालों में लगा देता है, उधर से गाय आती है, वो उसको चक मारती खा जाती है। उसको ये सेंस ही नहीं है कि ये खूबसूरती, ये रोमांस, ये चीजें हैं क्या। रोमांस अंदर होता है, बाहर नहीं होता। दुनिया की बाहर बेहतरीन खूबसूरती हो, अगर आपके अंदर अपनी सेंस नहीं है, आपके अंदर कोई फील नहीं है, तो आप उस रोमांस को महसूस नहीं करते।